वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे नवीनतम मॉडल पेपर जो कि गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस का होगा और बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए लाभान्वित हो सकता है और होगा भी, यह मैं अनुमानतः बोल सकता हूँ। हालांकि मैं बता दूँ, लगभग 60% से ऊपर जो प्रश्न होंगे ये मॉडल पेपर से ही आने का प्रयास रहेगा और यही उम्मीद भी है मेरी कि इससे ऊपर आएगा एक ही मॉडल पेपर से। और भी कुछ मॉडल पेपर आपको दे दूंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहती है तो, या फिर मेरे जो है अगर हिसाब लगता है या फिर मैं देखता हूं कि हाँ इतने से काम आपका नहीं चल पाएगा तो मैं और देने का प्रयास करूंगा। हालांकि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आप एक प्रकार से जिस तरीके से आप कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप आसानी से जो है पास तो हो ही जाएंगे, पास हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस वीडियो में बताई गई समस्त बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। लगभग 1 से 1 घंटे की तो लगभग वीडियो होगी ही, तो आपको उतना तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारे साथ अगर जुड़ चुके हो आप सभी लोग तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दबा करके सभी लोग, और वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति अपने 10 साथियों के पास इस वीडियो को शेयर करेगा और लाइक वगैरह सभी लोगों से करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए मेरे प्यारे दोस्तों। आपका ही चैनल है, खुद का चैनल है, शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को। तो हमारे जो है बहनें अधिकतर ली होंगी होम साइंस, अर्थात बात की जाए जो हमारी छोटी बहनें हैं उन्होंने लिया होगा गृह विज्ञान होम साइंस अधिकतर। वैसे होम साइंस कोई लड़कियों का सब्जेक्ट नहीं है या कोई लड़कों का सब्जेक्ट कोई दूसरा नहीं होता है। ये कृषि विज्ञान लड़के पढ़े और होम साइंस लड़कियां पढ़े, एक तो पहले ये मानसिकता से पहले से बनती चली आ रही, चूँकि स्त्रियों को एक प्रकार से खाना वगैरह बनाने का कार्य जो है हमारे भारतीय समाजों में रहा है। हालांकि अधिकतर समाजों में यही है, और जो है जो पुरुष है वो बाहरी काम वगैरह करते हैं। तो अब कहीं पर जो बाहरी औरतें काम करेंगी तो वहाँ पर जाहिर सी बात है घर में कार्य मर्द करेंगे, मतलब जो होंगे। तो कहीं ना कहीं पे जो है महिलाएं पुरुष जो है अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं अलग अलग समाजों में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कोई ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना तो लड़कियों का है ना कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लड़कों का होता है। सब्जेक्ट हर कोई पढ़ सकता है। तो आप चाहे होम साइंस लड़की हैं तो पढ़ सकते हैं, लड़के हैं तो भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे लड़के भी लिए हैं हमारे पास, एसएमएस लगातार करते रहते हैं। चलिए, न्यू मॉडल पेपर है यह 2022 का। नई शिक्षा नीति 2020 के जो है जो पैटर्न उन्होंने लागू करवाने को कहा था यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो वो लागू करवा दिया। और लगभग बीए फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो लिखित टाइप की जो परीक्षा होनी उसके लिए मॉडल पेपर मैं बना रहा हूं, और ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा हाल में भी देखने को मिलेंगे। तो आप परेशान मत होइएगा कि सर जी जो आप मॉडल पेपर बता रहे हो क्या यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हाँ मेरे भाई, बिल्कुल पूछे जाएंगे, इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब जो अगर मेरे मुझसे भाई निकल रहा तो आप सोचिए कि मैं भाई ही हूँ, चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं, कोई भी देख रहे हो तो आप ये समझिएगा कि मैं एक प्रकार से आप मेरे साथी हैं, आप मेरे दोस्त हैं। ठीक, चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे इसमें हमने जो है इसमें हम समाहित करेंगे। कैसे प्रश्न होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक प्रकार सुपरलेटिव डिग्री हमने लगा दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स भी बताने का प्रयास रहेगा आपको गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस। इससे पहले आपने देखा होगा शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी दे दिया है। जल्दी शिक्षा शास्त्र का सिलेबस भी नया वाला आपको दे दूंगा और जो है होम साइंस का भी सिलेबस दे दूंगा। हालांकि अभी आप इसका मॉडल पेपर का लुत्फ उठाइए और आसानी से अपनी पढ़ाई में नवीनता का संचार करें। अब शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है, पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, अब आपके साथ पूरी सुविधा है। आप रजाई में ओढ़ करके आसानी से क्लास ले सकते हो। ठीक, चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय हो गवाएं। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान होम साइंस का ये मॉडल पेपर है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि कह रहे होंगे कि सर जी क्लास क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हो भैया, 3 मिनट बता चुका हूँ, अब इसके बाद में क्लास आपकी प्रारंभ हो रही है। आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। बीए प्रथम वर्ष में ही प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा होनी है 2022 की, 22 के आगे के सत्र के लिए भी इम्पोर्टेंट है। गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस, प्रश्न पत्र का नाम है पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास। ये देखिए कैसा पेपर का नाम बदल दिया गया, पहले कुछ दूसरा था, पोषण का तत्व था, पोषण मतलब पोषक एवं पोषक के तत्वों के बारे में आपको पढ़ना था। हालांकि वहाँ पर आपको पहले आपको कोशिका केंद्र किन सभी के बारे में पढ़ना, तो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना आपको। यहाँ पर ऊतक के बारे में पढ़ना है, जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक द्रव्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, लाइसोसोम क्या होता है, कोशिका की खोज वगैरह किसने की, कब करी। हालांकि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी मृत कोशिकाओं की खोज, लेकिन 1600 वो जो है 79 ईस्वी में जो है किसने करी थी, एंटोनी वान ने करी थी। ल्यूवेन वाक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी, एंटोनी वान ल्यूवेन हाक ने। ठीक, पूरा नाम इनका है। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, एटीपी क्या है, डीपीटी क्या है, बीसीजी क्या है, इन सभी के बारे में आपको जानने का प्रयास, ये सब पहले आप पढ़ते थे। बट अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा,
पोषक तत्वों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। जो आप बीए सेकंड ईयर में पढ़ते थे अभी तक, बीए सेकंड ईयर में जो छात्राएं अभी भी पढ़ रहे होंगे, बीए सेकंड ईयर वाले जो होंगे वो पढ़ रहे होंगे, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर उसमें पोषक तत्वों के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि क्या पोषक तत्वों में आप समझते हैं ना पोषक तत्व क्या क्या होते हैं। पोषक तत्वों में जैसे कि आपको समझना है कि हाँ जो है पोषक तत्वों में कि हाँ जो है ये क्या होता है, क्या नाम है उसका। पोषक तत्वों में अगर मैं बात करूँ विटामिन वगैरह के बारे में, विटामिन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या है, और उसके बाद में जैसे कि और तमाम सारी चीज़ें जैसे कैल्शियम वगैरह हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गई, वसा हो गई, इन सभी के बारे में पढ़ना होगा आपको, ठीक है। तो ये सब होते हैं दूध और ये सब हो गया दूध, मतलब कि कहीं ना कहीं पे जो है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये तमाम सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। जो विटामिन्स होते हैं, वसा है, ये एक प्रकार से कई प्रकार की चीज़ों को हम यहाँ पर बताने का प्रयास। तो अब एक एक मुद्दों को हम विस्तार से समझेंगे बिना समय गंवाए। आइए प्रारंभ करते कक्षा को और बड़े ही आसानी से एक एक मुद्दे को हम समझते हुए चलते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है, सब बातें बताएंगे। प्रश्न पत्र का नाम है पोषक के मूल तत्व एवं मानव विकास। तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको आप चैप्टर पढ़ते थे पेपर 2 में बीए सेकंड ईयर में, वह भी आपको अब यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिएगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो आप फर्स्ट ईयर जो बीए हुआ में इसे पास हो जाता था पहले, अब वो बीए नहीं रहा, यह बात भी ध्यान रखोगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, और किसी तरीके से करना पड़े। आप चाहे खाना बना के पढ़ रही हो और चाहे आप कहीं पर अलग हो और पढ़ रही हो, पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े आप पास नहीं हो सकते या नहीं हो सकती, यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पढ़ना पड़ेगा। आप बुक से अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप एक आध दो सीरीज अपनी यूनिवर्सिटी से खरीद लीजिएगा और मेरी वीडियो यहाँ देख लीजिएगा। और भी वीडियो में क्लासेस आपको देने का प्रयास करूँगा, तो आप उससे भी बने रहेंगे। और इसी प्रकार से जो तमाम सारे सब्जेक्ट हैं आप उन सब के बारे में जानकारी ग्रहण कर लेंगे। आइए बात कर लेते हैं कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये पेपर का नाम है आपके, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं इसका क्या है। मॉडल पेपर है, न्यू मॉडल पेपर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें समाहित है, बार बार ये ही नहीं बताऊंगा, बहुत सारे लोग इसमें दिक्कत कर रहे होंगे। खंड आ, अब यहाँ पर आपसे प्रश्न कैसे पूछा था, खंड आ बा सा 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। तो खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा से लघु उत्तरीय, खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आपको 50 शब्दों में करना होता है एक प्रश्न को। इस प्रकार से आपको 10 प्रश्न यहाँ पर करने होते हैं। कितने प्रश्न भाई, आपको यहाँ पर 10 प्रश्न करने होते हैं। ओके, अब आप ध्यान रखेंगे ठीक है, 10 प्रश्न करने होते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न के आपको कितने नंबर मिलते हैं। तो चूंकि गृह विज्ञान जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये बात मैं बता दूं आपको, गृह विज्ञान जो है होम साइंस जो है यह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसलिए इसमें प्रैक्टिकल कार्य पर भी आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए ये जो नंबर मिलेगा ये 1.5 नंबर का ही होगा, मतलब 75 नंबर का ही पेपर आपका किया जाएगा। तो ये जो है 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल का मिलेगा आपको, ठीक। आगे समझते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, केंद्रक किसे कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय केंद्रक, केंद्रक क्या होता है। तो केंद्रक किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। बड़े ही आसानी से बताएंगे कि कोशिका द्रव्य जो होता है उसके अंदर मध्य भाग में अथवा किनारे की ओर एक गोल आकृति की एक रचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है सर्कल आकार का, जिसे केंद्रक हम कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्या, फिर से एक बार सुनिए, केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। कोशिका में होने वाली जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं केंद्रक के द्वारा ही संचालित और नियंत्रित की जाती हैं। मतलब चलाना हुआ कोशिका के द्वारा, मतलब कोशिका जो होती है उसके अंदर जो केंद्रक होता है वो ब्रेन होता है। जैसे शरीर में ब्रेन जो है पूरे के पूरे शरीर को चलाता है, वैसे केंद्रक जो होता है कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करता है, चलाता है, और जब मन मर्जी होती है उसकी तब रोकता है। मतलब ये रोकने का, चलाने का सारा कार्य जो है किसका है भाई, केंद्रक का ही है। तो केंद्रक समझ में आ गया क्या होता है। केंद्रक जो होता है वह क्या होता है, हमने क्या बताया, केंद्र के बारे में आपको बताया। केंद्रक क्या होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर उसके बीच में कोशिका के द्रव्य, मतलब जो कोशिका का द्रव्य होता है जल वाला, मतलब एक कोशिका होती है, कोशिका जो होती है ये कोशिका, मान लेते कोशिका है कोई। अब कोशिका जो होती है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका के अध्ययन को हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, काइटोलॉजी के नाम से जानते हैं, या फिर कोशिका जैविकी कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं,
ठीक, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज करी थी। कब करी थी? 1665 ईस्वी में करी थी। जबकि बात की जाए 1679 ईस्वी में आकर के एंटोनी वान ल्यूवेनवाक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। यह बात भी ध्यान रखेंगे। और कोशिका सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया विद्वानों के द्वारा। आपसे पूछेगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले 1839 ईस्वी में वनस्पति शास्त्र के वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे। उनका नाम क्या है? स्लाइडेन। वो स्लाइडेन नाम के व्यक्ति, स्लाइडेन नाम के वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे। उन्होंने 1839 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और एक प्रकार से स्लाइडेन जो थे वह एक प्रकार से वह कौन थे? विज्ञान शास्त्री थे, वनस्पति विज्ञान शास्त्री। एक जंतु विज्ञान शास्त्री थे, उनका नाम है स्वान। उन्होंने स्वान ने भी जो है किया था। तो स्वान और स्लाइडेन ये दो व्यक्ति हैं, इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सर्वप्रथम। ठीक, 1839 ईस्वी में। बाद में और भी लोग इसमें जो है हावी होंगे, आएंगे। कोशिका जो होती है उसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता सकते हैं कि कोशिका क्या होती है। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाए कि कोशिका की परिभाषा दीजिए, हम कोशिका के प्रकार बताइए। ऑब्जेक्टिव इसी में आते लघु उत्तरीय में, तो आप कैसे बताएंगे इसको भी जान लीजिए। इत्मीनान से समझो, थोड़ा सा समय दे दो, एक ही वीडियो में तमाम सारी बातें आज जान करके आप जाएंगे। ऐसा पूरे यूट्यूब पर आपको किसी चैनल पर एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं बताई जा रही होंगी। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, शुक्ला स्टडी पॉइंट मात्र एक ऐसा संस्थान है जो आपको अच्छी कैटेगरी की शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है बिल्कुल फ्री में। तो आप उसको ग्रहण करें, उससे मत कतराओ और स्किप मत करो वीडियो को। लगातार आप बने रहो, क्योंकि लगातार आप बने रहेंगे तो आपको फल मिलेगा उसका। क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब रैन कहाँ जो तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। कई प्रकार की बातें हैं। ठीक, तो आप बिल्कुल विराम ना हो, चाहे बड़ी कठिन परिस्थितियाँ आएगी, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़े। हमेशा सोचिए कि मैं हूँ, और दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे। आप कभी कभी अपने रिश्तेदारों के साथ बैठेंगे, वो बखान करेंगे यहाँ पर एक बच्चा था वो था, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। अपने आप पर फोकस रखिए, अपने आप से सारी चीज़ें करिए, अपने आप को महान समझिए। तो प्रत्येक कोशिका क्या होती है? प्रत्येक जीवधारी का जो शरीर होता है वो छोटी छोटी संरचनाओं से बना हुआ होता है। और जब छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर के जो शरीर बना हुआ होता है, उन्हीं जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उन्हीं को कोशिका कहते हैं। तो विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? एक ऊतक बनता है। और बहुत सारे ऊतकों के मिलने से क्या बनता है? एक अंगक बनता है। और बहुत सारे अंगक जब मिल जाते हैं तो एक क्या बनता है? अंग बनते हैं। अब बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बनते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। अब बहुत सारे अंग तंत्र मिला करके क्या बनते हैं भाई? एक शरीर का निर्माण होता है, एक बॉडी बनती है और एक मनुष्य तैयार होता है। समझे बात? तो कोशिका जो होती है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद क्या है? जल की बूंदे बूंदे हैं, लेकिन अब वही बूंद एक समुद्र हो गया। समुद्र क्या है? मनुष्य है। और एक बूंद क्या है? कोशिका है। तो इसी प्रकार से आप समझिए, कोशिका समझ में आ गई क्या होती है? तो उसी कोशिका के अंदर, और कोशिका कहाँ पर भाई? तो कोशिका जो होती है सभी अजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक भी इकाई होती है। तो सजीवों में, निर्जीवों में सभी प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कोशिका कई प्रकार की होती, एक प्रकार से मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कई प्रकार की नहीं होती हैं। 2 प्रकार कौन कौन सी है? पहले प्रकार की कोशिका वह कोशिका होती है, एक तो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें जो होता है केंद्रक झिल्ली एवं कोशिका का अभाव होता है, जैसे कि जीवाणु कोशिका, नीली हरी शैवाल की कोशिका, जो जीवाणु छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं यह ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली एवं जो है केंद्रिका, ये दोनों ही पाए जाते हैं। इन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मनुष्यों में खास करके यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। लिख लीजिएगा, मनुष्यों में कैसी कोशिकाएं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। पेड़ पौधों में भी यही पाई जाती है, मनुष्यों में भी यही पाई जाती हैं। जबकि हरी शैवालों में और नीली शैवालों में, जीवाणुओं में, इन सभी की कोशिकाएं जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, तो इसको हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर कोशिका सिद्धांत भी हमने बता दिया। तो इसी कोशिका के अंदर जो मटेरियल जो भरा हुआ होता है, द्रव्य,
कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ होता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, कोशिका द्रव्य आपसे पूछे क्या है तो क्या बताएंगे? कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच में जो स्थित द्रव्य होता है उसी को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह क्या होता है? एक स्थान मतलब पारदर्शी होता है। आप कोशिका द्रव्य से इस पार से उस पार देख सकते हो। इसका कोई रंग नहीं होता, जैसे पानी कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? रंगहीन भी होता है। और जैली के समान पदार्थ होता है। जैली समझते हैं ना, चिपचिपापन कुछ एक प्रकार से जैली के समान होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो कोशिका द्रव्य में कार्बोज पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, लवण भी पाया जाता है, शर्करा भी पाई जाती है, मतलब साल्ट भी होता है और शुगर भी होती है, वसा भी हो यानी फैट भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो कई प्रकार के पोषक तत्व कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कुछ कार्बनिक अम्ल भी होते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं, नाइट्रेट हो गया वो भी पाया जाता है, सल्फेट भी पाया जाता है। ये सब कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंदर, यही जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो होता है उसके बीच भाग में, मध्य भाग में या फिर किनारे की ओर एक गोल आकृति की रचना होती है। कोशिका द्रव्य में जो कि लचीला होता है, रंगहीन होता है, इसमें क्या होता है? इसमें मेरे भाई कुत्ते बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक में उसको आप लोग मतलब कि स्वीकार करें उसको। आगे मैं क्या बता रहा था? केंद्रक बता रहा था आपको। तो केंद्रक चूंकि कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य के मध्य भाग या किनारे पर गोल आकृति की संरचना जो पाई जाती है उसी को केंद्रक कहते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको कोशिका द्रव्य समझा दिया क्या होता है। उससे पहले भी हमने कोशिका के बारे में बताया, कोशिका सिद्धांत के बारे में आपको बता दिया। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब केंद्रक आपके समझ में आ गया कि केंद्रक क्या होता है। केंद्रक जो होता है वह कोशिका में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैविक घटनाएं, वो सभी घटनाएं कौन करता है? केंद्रक करता है। अब केंद्रक के अंदर भी कुछ होता है। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, जो पदार्थ पाया जाता है, उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम से बाय चांस प्रश्न पूछ लिया गया कि केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? केंद्रक में पाया जाने वाला जो द्रव्य होता है वही केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? केंद्रक कोशिका द्रव्य के अंदर या फिर उसके किनारे या फिर उसके मध्य भाग में गोल आकृति की संरचना होती वही पाई जाती है, उसी को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं, यह बात भी हमने आपको बताई। इसी के साथ साथ अब भाई कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य जो होता है वो कोशिका के अंदर पाया जाता है। कोशिका जो झिल्ली होती है या जो केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो द्रव्य होता है उसी को कोशिका द्रव्य कहते हैं। पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है, जैली के समान पदार्थ होता है। एक पार से दूसरे पार इसमें देख सकते हैं कार्बोज, वसा, लवण ये सब पाए जाते हैं। शर्करा भी होती है कार्बनिक अम्ल में, जैसे ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक लवण पाए जाते हैं, सल्फेट और नाइट्रेट भी पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। ये कोशिका द्रव्य होती है। अब कोशिका क्या होती है? कोशिका हमने आपको बता दिया कि कोशिका जो होती है, जैसे कि जीवधारी जो होते हैं वो छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर के शरीर बनी होती है, वही छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती हैं वो मनुष्य की सबसे छोटी इकाई जो होती है कोशिका होती है। जब विभिन्न कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनता है? एक ऊतक बनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भैया ऊतक क्या होता है? ये भी बता दो भाई कि जब सारी चीज़ें आप बता ही रहे हो तो यह भी बता दो कि ऊतक क्या होता है। तो ऊतक भी यही होता है। ऊतक मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। एक उपकला ऊतक होता है, एक संयोजी ऊतक होता है, एक पेशी ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, एक जनन ऊतक होता है। तो ऊतक भी आप समझ लीजिए ऊतक क्या होता है। तो ऊतक ये होता है ऊतकों के मिलने से, मतलब जब ऊतक मिलते हैं तो अंगक बनते हैं, मतलब कोशिका का जो मिला जुला रूप होता है वही ऊतक होता है। ठीक, ये बातें आपकी समझ में आ गई। तो विभिन्न कोशिकाओं मिलने से क्या बनता है? एक ऊतक बनता है। अब आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। अब केंद्रक द्रव्य भी हमने आपको बता दिया, सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रकार से एक प्रश्न से इतने प्रश्न हमने आपको बता दिया, तो कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। अगर आपने गहनता से सुना होगा एक बार वीडियो को, जब ये लाइव क्लास आपकी हो जाए उसके बाद में पुनः आप देख लीजिएगा। और जो कमेंट में जो लोग बातें कर रहे हो ना, एक ही दिन ब्लॉक सबको मार देंगे हम, यह बात भी ध्यान रखोगी। ठीक, तो आप बातचीत बिल्कुल भी ना करो, आसानी से पढ़ो। ठीक, आपके ऊपर आपके गार्जियंस की, आपके जो पीछे हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखा है उनकी बड़ी उम्मीदें हैं, उन पर आप खरे उतरो, यह बात भी ध्यान रखेंगे। और आप ध्यान से बस केवल मेरी बातों को अगर सुन रहे हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर अच्छी तरीके से सारी बातों को एब्जॉर्व करेंगे, सुनेंगे, तो आप टॉप भी कर सकते हो, यह बात भी ध्यान रखोगे। आगे समझते हैं।
अगला प्रश्न आपका कौन सा है भाई? अगला प्रश्न है अमाशय के कितने भाग होते हैं? अमाशय के कितने भाग होते हैं आपसे पूछ लिया गया। अमाशय के कितने भाग होते हैं? ठीक, हालांकि अमाशय एक प्रकार से पेट के अंदर की जो अमाशय, अमाशय मतलब समझते हैं, जो एक प्रकार से सारे जो है भोजन वगैरह को एक प्रकार से इकट्ठा करता है और उसको पचाता है, उसी को क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। तो अमाशय जो होता है वह पूछ रहा है कितने भाग होते हैं अमाशय की। तो अमाशय के मुख्यतया 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? अमाशय के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला है कौन? कार्डियक। क्या होता है भाई? कार्डियक। दूसरा क्या होता है? जठर। तीसरा क्या है? फंडिस। ये 3 भाग होते हैं अमाशय के। यह बात ध्यान रखें। कितने भाग होते हैं? अमाशय के 3 भाग होते हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, फैक्ट फैक्ट समझो सारी बातें, अगर विस्तार से बताने लग जाऊंगा तो बड़ा चीज़ हो जाएगा, बड़ा लंबा कार्य हो जाएगा। एक होता है अगन्याशय। समझिएगा, आप बड़े परेशान होते हैं अमाशय और अगन्याशय में। तो अमाशय का कार्य क्या होता है इसको समझो पहले। भोजन को पचाने में अमाशय का योगदान होता है, बड़ा महत्वपूर्ण जो है काम करता है अमाशय भोजन को पचाने में। अमाशय भोजन को अपने अंदर उस समय तक रोके रहता है जब तक कि उसमें इच्छित भोजन, मतलब जो भोजन है, जो उस भोजन में जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अगर कोई ना कोई कर दे उसमें, मतलब भोजन में कोई ना कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कर दिया जाता है, तब तक वह अपने अंदर रखे रहता है भोजन को, मतलब पचा देता है कुछ मात्रा में। आमाशिक रस होता है, अमाशय में आमाशिक रस पाया जाता है। उसी आमाशिक रस के द्वारा क्या होता है? भोजन का पाचन होता है और संपूर्ण भोजन जो होता है अर्ध तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप भोजन जो है एक प्रकार से कूच करके खाते, इसीलिए कहते हैं आप जितने कूच कर भोजन खाएंगे, मतलब जितने चबा करके खाएंगे, कूच करने का मतलब चबा करके, कूचना अवधी भाषा में कहा जाता है, जितने आप चबा करके भोजन करेंगे उतने आपके अमाशय पर जोर कम पड़ेगा। तो इसीलिए अमाशय जो होता है, अमाशय की आकृति कैसे होती है? एक प्रकार से तो खुला हुआ होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं? कांटे ऐसे ऐसे होते हैं। अब ये क्या करता है? एक प्रकार से जो है खुलता बंद होता रहता है ऐसे ऐसे, ठीक, जैसे मुट्ठी आप खोलो बंद करो, इसी प्रकार से मुट्ठी की तरह खुलता बंद होता रहता है। अब भोजन उसी मुट्ठी में अब बंद है, तो इससे क्या होता है? जो कांटेदार आकृतियां हैं वो उस पर क्या करती हैं? प्रेशर डालती हैं, तो वह एक प्रकार से उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होने लगता है भोजन में, और तब तक भोजन अमाशय में बना रहता है जब तक उसमें कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन नहीं हो जाता, और जब तक वो भोजन अर्ध तरल अवस्था में नहीं बन जाता तब तक वह अपने अंदर वहां पर रहता और क्या होता है? या क्या होता है? फैलता है, सिकुड़ता है, इस प्रकार से ये होता है। इसी को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। हालांकि पेरिकार्डियल बोल दिया, पेरिकार्डियल अलग बात है। ठीक, जो हमने इसके बताए थे अमाशय के भाग, कार्डियक जिसको कहा था, तो कार्डियक का ही कार्य होता है। अमाशय के और कार्य क्या होते हैं? यही कार्य होता है भोजन का, मुख्य रूप से अमाशय का कार्य होता है भोजन को पकाना। लेकिन जो अगन्याशय होता है उसका कार्य होता है, सबसे पहली बात, अगन्याशय स्राव बनाता है, अगन्याशय। ठीक, दूसरी बात क्या होता है? अगन्याशय स्राव किस लिए बनाता है? अगन्याशय स्राव जो होता है भोजन पाचन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए यह इसको बनाने का कार्य करता है। साथ ही साथ अगन्याशय का एक कार्य यह भी है कि यह इंसुलिन हार्मोन भी बनाता है। तो क्या बनाता है भाई? इंसुलिन हार्मोन भी यह बनाता है। ठीक, यह बात भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो इंसुलिन हार्मोन बनाता है। इसका और भी प्रमुख कार्य इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है कि रक्त में जो उपस्थित शर्करा होती है उनका पाचन करना होता है इंसुलिन हार्मोन का कार्य। इंसुलिन जो खून में जो शर्करा अर्थात जो चीनी पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, उसको पचाने का कार्य करता है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये हो गया आपका अगन्याशय। ठीक, समझ में आ गई। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ ले सकता है कि बड़ी आंत कितने, मतलब बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? कोलोन। दूसरा कौन सा है? रेक्टम। याद कर लीजिए, पहला है कोलोन, दूसरा कौन सा है? रेक्टम, तीसरा कौन सा है? एनस। और छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? डायोडिनियम। क्या है? डायोडिनम। क्या है? डायोडिनम। दूसरा क्या है? जेजुयूनम। क्या है? जेजुयूनम। और तीसरा कौन सा? इलियम। ये 3 भाग छोटी आंत के और 3 भाग बड़ी आंत के होते हैं। तो आपसे कभी पूछे कि बड़ी आंत के कितने भाग, तो 3 भाग, कोलोन, रेक्टम और एनस। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग, डायोडियम, और उसके बाद में जेजुयूनम, और उसके बाद में क्या है? तीसरा इलियम। ठीक, तो ये 3 भाग हो गए। और हमने आपको बताया, आपसे क्या पूछा गया था प्रश्न, अमाशय कितने भाग होते हैं? तो कार्डियक, जठर और फंडिस, 3 भाग होते हैं। इतनी बात तो हमने आपको बता दी। ऊतक कितने प्रकार का होता है? आपसे प्रश्न अभी पूछेगा। तो ऊतक भैया कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार के होते हैं, अभी आपसे प्रश्न में रखा गया है। तो आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, पूरा नाम लिखिए। क्या?
प्रश्न आपसे हमने पूरा नाम लिखिए। ये 5 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, DNA, RNA, ATP, DPT और BCG। ये 5 चीज़ें हैं, इनके पूरा नाम लिखने के लिए प्रश्न पूछ लिया, मतलब इनका फुल फॉर्म बताइए। तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, ATP का क्या होता है, DPT का क्या होता है और BCG का क्या होता है। फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले जानिए DNA का फुल फॉर्म क्या होता है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको कहते हैं DNA। RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि बात कीजिए ATP क्या होता है, ATP मतलब होता है एडिनोसिन। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या, ट्राईफॉस्फेट। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। DPT का मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस। ये टिटनेस संबंधित जो सुई लगाई जाती है उस DPT का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस की जो टीका होता है लगाया जाता है, ये DPT होता है। तो DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर मतलब ट्यूसिस टिटनेस। और BCG होता है, BCG का टीका भी लगाया जाता है और BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्या, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ये BCG का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। भाई ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। पहला ऊतक उपकला ऊतक, इसको क्या कहते हैं, ऊतक को अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल जो है एक प्रकार से जो है एपिथेलियल जो है टिश्यू होता है, उसी को हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं। दूसरा जो ऊतक होता है उसका नाम क्या है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं अंग्रेजी में जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं उसको हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो ऊतक होता है आपका वह होता है पेशी ऊतक या पेशीय ऊतक। तो जो पेशी ऊतक होता है उसको क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ठीक, और चौथा जो होता है, चौथे प्रकार का जो ऊतक होता है वह तंत्रिका ऊतक होता है। तंत्रिका ऊतक जो होता है जिसको नर्वस टिश्यू कहते हैं, अंग्रेजी में नर्वस टिश्यू। ठीक, पांचवा प्रकार का जो ऊतक होता है वह जनन ऊतक होता है। जनन ऊतक को हम अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ओके, तो ये 5 प्रकार के ऊतक होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। हमने आपको केंद्रक द्रव्य ये सब समझाया, लेकिन जीव द्रव्य आपको नहीं बताया होगा। जीव द्रव्य जो होता है, जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। आपसे पूछे जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो जीव द्रव्य ही होता है जीवन का भौतिक आधार। जीव द्रव्य जो होता है यह कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है और कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जबकि जो जीव द्रव्य होता है वह कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित समस्त तरल को जो संपादित सम्मिलित रूप होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जो होता है इन सभी को मिला ले पूरा का पूरा, तो सबके मिले हुए रूप को हम जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक, यह भी रंगहीन होता है, अर्ध तरल द्रव्य होता है और चिपचिपा होता है, जिसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कोशिकांग कहाँ उपस्थित होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो कोशिकांग जो आपके उपस्थित होते हैं जीव द्रव्य में ही उपस्थित होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, सारा कॉन्सेप्ट आपका एक ही वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। इसके लिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे सभी लोग। ओके, चले आगे बढ़ते हैं और क्लास को आगे जारी रखते हैं। प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, देखिएगा। अगला प्रश्न है इपिग्लास्टिक। क्या, इपिग्लाटिक मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, इपिग्लाटिस किसे कहते हैं, इपिग्लाटिस। तो इपिग्लाटिस क्या होता है, ये थोड़ा सा अंग्रेजी वाला शब्द आपको दिखाई पड़ा होगा, बड़े परेशान मत हो, हिंदी में इसको समझाने का प्रयास करूँगा आपको बिल्कुल सरल भाषा में। एपिग्लाटिस जो होता है, एपिग्लाटिस जो होता है स्वरयंत्र, आपने नाम सुना होगा स्वरयंत्र, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लार्नक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लार्नक्स। तो लार्नक्स जो होता है उसी को स्वरयंत्र कहते हैं। स्वर नली का जो ऊपरी भाग होता है उसी को स्वरयंत्र कहते हैं। और यह बात ध्यान रखें, स्वरयंत्र का कार्य क्या होता है, स्वरयंत्र में जो रज्जु होते हैं जो बोलते समय स्वर उत्पन्न करते हैं उन्हीं को कहते हैं। और साथ ही साथ ये इसका कार्य होता है कि ये एपिग्लास्टिक के माध्यम से भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। अब आपको समझ में आएगा कि एपिग्लास्टिक क्या है। एपिग्लाटिस जो होता है स्वरयंत्र पर उपस्थित बना एक ढक्कन होता है। आप समझते हैं, एक ढक्कन जो कि क्या करता है, जब आप खाना खा रहे होते हैं उस समय मान लेते हैं आप सांस ले रहे हैं
तो सांस भी आपके अंदर जा रही है, आप नाक के माध्यम से सांस ले रहे हो, आप कभी कभी मुख से भी सांस लेते हो। तो जब आप सांस लेते हो तब दो छेद होते हैं। जैसे आप समझिए, एक छेद हो गया, ये जो है भोजन नली है, और ये उसी के बगल श्वास नली हो गई। तो श्वास, इसी के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, उसी ढक्कन को क्या कहा जाता है? एपिग्लाटिस कहा जाता है। वह ढक्कन जब आप भोजन ग्रहण करते हो तब आपकी सांस वाला जो नली होती है, एपिग्लाटिस जो होता है, सांस नली के मुख पर रख जाती है एपिग्लाटिस, वो ढक्कन। तो एपिग्लाटिस जो होता है एक ढक्कन होता है, जो कि जब आप भोजन करते हो तब आपके सांस नली पर रख जाता है। अब जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आपके भोजन वाले नली पर रख जाता है। तो यही होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप खाते वक्त अगर बोलते हैं, अगर मतलब हवा जाती है तो क्या होता है? एपिग्लाटिस जो होता है वो उठ जाता है। इस स्थिति में आपके जो अनाज होते हैं, चावल के दाने, कभी कभी श्वास नलिका में चले जाते हैं। इससे क्या होता है? मनुष्य को परेशानी होना प्रारंभ होती है। अब जब परेशानी होगी तो इसीलिए भगवान अर्थात प्रकृति ने क्या बना दिया? वो ढक्कन बना दिया कि जब आप सांस लोगे तब आप खाना नहीं खा पाओगे, मतलब खा लोगे वैसे, लेकिन उतनी सही तरीके से नहीं। तो एक ही काम हो पाएगा, चाहे आप सांसें ले लो, चाहे आप खाना खा लो, दो काम है। ठीक, इतनी बात समझ। तो वही एपिग्लाटिस वही होता है, स्वर यंत्र पर उपस्थित, मतलब स्वर यंत्र पर उपस्थित, मतलब उपास्थिका बना हुआ, स्वर यंत्र पर उपास्थिका बना एक ढक्कन लगा रहता है, जिसे एपिग्लाटिस कहते हैं। जैसे ही खाद्य पदार्थ स्वर यंत्र के ऊपर से गुजरने लगता है, यह ढक्कन तुरंत गिर करके श्वास नली का मुख बंद कर देता है, जिससे भोजन के कण श्वास नली में नहीं जा पाते हैं। यह जो होता है एपिग्लाटिस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। कभी कभी आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा सॉरी, आपसे प्रश्न पूछे कि उच्छ्वास किसे कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे उच्छ्वास क्या है। तो श्वास लेने की क्रिया क्या कहलाती है? उच्छ्वास कहलाती है। इस क्रिया के अंतर्गत नाक के द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण की जाती है। जब आप उच्छ्वास करते हो तो श्वास जब आप खींचते हो अंदर, तो ये क्या है? उच्छ्वास है। श्वास आप खींच रहे हो तो ये क्या है? उच्छ्वास है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछे कि उच्छ्वास क्या है, तो श्वास जब आप अंदर खींचते हो मतलब तो क्या है? वो उच्छ्वास है। और प्रश्वास क्या है? प्रश्वास, उच्छ्वास और प्रश्वास। तो प्रश्वास, नाक द्वारा श्वास को जब आप बाहर छोड़ते हो तो वही क्या है? प्रश्वास है। तो श्वसन प्रक्रिया होती है। श्वसन प्रक्रिया में दो कार्य होते हैं, उच्छ्वास और प्रश्वास। उच्छ्वास जो होता है जब आप सांस अंदर खींचते हो हवा नाक के द्वारा, और जब नाक के द्वारा आप हवा बाहर निकालते हो तो वही क्या है? जब छोड़ते हो तो प्रश्वास, खींचते हो तो उच्छ्वास। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि प्लीहा क्या होता है। प्लीहा, तो प्लीहा के बारे में आप जान लीजिए कि यह लंबे आकार की एक ग्रंथि होती है प्लीहा, जो अमाशय के बाईं तरफ जो है 9वीं और 10वीं तथा 11वीं पसली के अंदर स्थित होती है। यह लाल रक्त कणों को जन्म देती है। तो जो आरबीसी होते हैं, प्लीहा को जन्म कौन देता है? जो आरबीसी होती है उनको जन्म कौन देता है? प्लीहा। ठीक, लाल रक्त कणों को जन्म कौन देता है? प्लीहा देती है। पित्ताशय क्या होता है? कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाए। तो पित्ताशय जो होता है यकृत के पीछे की ओर नाशपाती के आकार की छोटी सी थैली होती है, जिसमें पित्त का संग्रह होता है, पित्त इकट्ठा होता है। पित्त कहाँ, आपसे पूछेगा पित्त कहाँ पर इकट्ठा होता है? तो पित्ताशय में। पित्ताशय क्या है? यकृत के पीछे वाली जो नाशपाती के आकार की छोटी सी थैली बनी होती है, वही पित्ताशय है। उसी में पित्त इकट्ठा होता है। आवश्यकता पड़ने पर पाचन हेतु पित्ताशय पित्त को ग्रहणी में भेजता रहता है। तो यही कार्य होता है इसका। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उच्छ्वास, प्रश्वास, स्वरयंत्र, अग्न्याशय, प्लीहा, पित्ताशय, ये सब क्या है? इसको हमने एपिग्लाटिस आपको बता ही दिया। ठीक, अब एक प्रश्न और उठता है, एक माइक्रोकॉन्ड्रिया, आपने नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। तो भाई इसको क्यों कहा जाता है? आपसे अभी प्रश्न बन सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा पैदा करने का मुख्य केंद्र होता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करता शरीर में यह बात ध्यान रखेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई बातें? और आप ध्यान रखेंगे,
जो है आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया सकता है कि कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो है 7 अंग कभी कभी पूछता है। तो कोशिका में 7 अंग पाए जाते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमने आपको अभी भी बताया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कौन सा है राइबोसोम, दूसरा क्या है राइबोसोम, तीसरा कौन सा है गाल्जी बॉडी, चौथा क्या है एंडोप्लाज्मिक, क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चौथा तत्व है। पांचवा तत्व क्या है लाइसोसोम, एक पहले हमने बताया राइबोसोम, दूसरा ये वाला क्या है लाइसोसोम, छठवां क्या है सेंट्रोसोम और सातवां कौन सा है वैक्यूल्स। तो ये जो है 7 तत्व पाते हैं कोशिका द्रव्य में, मुख्य रूप से ये अंग होते हैं। तो इसका नाम कभी कभी आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको आप जानिए। राइबोसोम क्या कार्य करता है, तो राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो कोशिका में प्रोटीन कौन बनाता है राइबोसोम, ठीक, कोशिका में क्या बनाता है प्रोटीन बनाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है पोषक तत्वों को लेकर के। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा एग्जाम में सीधे कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले ये समझो कि पोषक तत्व होता क्या है, पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषक तत्व की परिभाषा बताएं। आपसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न भैया चाहे कैसे बने, आपको अगर शुक्ला एचडी पॉइंट पर अगर आप आए हैं तो आपको विधिवत जानकारी लेनी पड़ेगी। तो पोषक तत्व भैया होता क्या है इसको समझो। पोषक तत्व जो होता है भोजन के अंदर विद्यमान वे समस्त पौष्टिक तत्व, क्या लिखेंगे आप कि भोजन के अंदर विद्यमान वे समस्त पौष्टिक तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हों, वही पोषक तत्व कहलाते हैं। सिंपल सी बात है कि पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो शरीर निर्माण करते हैं, पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो शरीर का क्या करते हैं उत्पादन करते हैं या फिर ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और शरीर को ऊर्जान्वित करते हैं, पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व में विटामिन का आपने नाम सुना होगा, विटामिन खास करके रोगों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है, बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न हमारे सामने क्या है कि पोषक तत्व कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से पोषक तत्व जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, पहला है प्रोटीन, क्या है भाई, पहला है आपका प्रोटीन, दूसरा क्या है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा क्या है वसा, चौथा क्या है विटामिन, पांचवा क्या है खनिज लवण, छठवां क्या है आपका जल, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि आखिरकार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आखिरकार प्रोटीन जो है इसकी आवश्यकता क्यों है, मतलब इसकी आवश्यकता, प्रतिदिन की आवश्यकता बताएं। प्रोटीन किससे प्राप्त होता है हमको, ये तमाम सारी चीज़ें। तो प्रोटीन हमको अंडा से मिलता है, दूध से मिलता है, मांस मछली से मिलता है, पनीर से मिलता है, दही से मिलता है, ये सब पशुजन्य स्रोत हैं। जबकि वनस्पति से भी हमको प्रोटीन मिलता है, दालों से मिलता है, सोयाबीन अगर आप खाते हैं तो उससे भी प्रोटीन मिलेगा, सूखा मेवा अगर आप खाते हैं तो भी प्रोटीन मिलता है, तिलहन और हरी सब्जी अगर आप लेते हैं तो सब प्रोटीन जो है कार्य है, ठीक, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे और भी बातें हैं, अब ज़्यादा बताएंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा शार्ट में चलते हैं, आगे समझते हैं, ठीक। अगला आपका प्रश्न क्या है कि चयापचय। चयापचय बड़ा जटिल शब्द है और आप लोगों को लगता है बहुत कठिन है, लेकिन बहुत सहज है। आप एक बार में समझो चयापचय होता क्या है। अंग्रेजी में चयापचय को क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में चयापचय को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है चयापचय को। चूँकि रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत कोशिकाओं में 2 प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। एक तो पहला कोशिकाओं के टूटने की क्रिया क्या कहलाती है, कोशिका के टूटने की क्रिया को अपचय कहते हैं, कैटाबॉलिज्म।
समझे, अंग्रेजी में समझो। जो कोशिका जब टूटती है, जब कोशिकाओं का विखंडन होता है, कोशिकाओं के टूटने की प्रक्रिया अपचय कहलाती है। लिख लीजिए, कोशिकाओं के टूटने की क्रिया को अपचय कहते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं। जबकि कोशिका के द्वारा जब वस्तु निर्माण होता है, या कोशिका के द्वारा जब ऊतक बनते हैं, कोशिकाओं के जुड़ने से जब वस्तु बनने का जो निर्माण होता है या निर्माण विधि जो होती है, उसको उपचय कहते हैं। अपचय जब कोशिका कि जब कोशिका टूटती है, कोशिका भी टूट जाए, तब अपचय होता है, कैटाबोलिज्म। लेकिन जब कोशिका के द्वारा कोई वस्तु बनती है, विभिन्न कोशिकाएं मिल करके बनाती हैं, तो क्या कहलाती है वो क्रिया? उपचय कहलाती है, एनाबोलिज्म कहलाती है। ठीक, एनाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म क्या है, एनाबोलिज्म क्या है, आपको समझ में आ गई। अब जब कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म इज इक्वल टू मेटाबोलिज्म, समझे, अंग्रेजी में कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म इज इक्वल टू या फिर इज कॉल्ड जो है सम्मिलित रूप से दोनों को समानात्मक रूप से मेटाबोलिज्म। बट हिंदी में आप समझें इसको क्या, कि कोशिका जब टूटती है तो उसकी क्रिया अपचय कहलाती है। जब कोशिकाओं के मदद से कोई वस्तु का निर्माण होता है या कोई अंग का मतलब ऊतक का निर्माण होता है, तो उसको एनाबोलिज्म कहते हैं, मतलब उपचय कहते हैं। तो इसी अपचय और उपचय, ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं ना, इन्हीं दोनों क्रियाओं को के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? चयापचय कहते हैं। अर्थात जब भोजन के द्वारा आप भोजन कर लिया, चयापचय जो होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, इसमें दो क्रिया होती हैं, एक कोशिकाओं के टूटने होती है, एक कोशिका के द्वारा वस्तु निर्माण होता है। तो एक अपचय एक उपचय। अब ये अपचय उपचय जो दोनों क्रियाएं जो समूहित रूप से अगर मिल जाती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? चयापचय कहते हैं, अर्थात मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिंदगी में भूलने वाली बात नहीं है, एकदम से याद कर लीजिए। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हमने कर दिया। ठीक तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। आपसे कभी कभी एग्जाम से पूछेगा कि अमीनो एसिड के नाम बताइए, आवश्यक अमीनो एसिड के नाम बताएं। तो अमीनो एसिड आप नाम सुन लीजिए। अमीनो एसिड मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। 10 नाम इनके आप ध्यान रखिएगा। पहला है लाइसिन, दूसरा है ट्रिप्टोफैन, तीसरा है ल्यूसिन, चौथा है बैलिन, पांचवा है क्या है? आइसोल्यूसिन, छठवां है थ्रियोनीन, सातवां है मेथियोनीन, आठवां है फिनाइल एलानीन, और उसके बाद में 9वां है आपका आर्जिनिन, और 10वां है हिस्टिडीन। इन 10 को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला फिर से सुनिए, पहला लाइसिन, दूसरा ट्रिप्टोफैन, तीसरा ल्यूसिन, चौथा बैलिन, पांचवा आइसोल्यूसिन, छठवां है थ्रियोनीन, सातवां है मेथियोनीन, आठवां है फिनाइल एलानीन, और 9वां है आपका आर्जिनिन, और 10वां है हिस्टिडीन। तो इन 10 को आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, वो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अगला प्रश्न क्या है? 7 भोज समूह बताइए। आपसे प्रश्न बन सकता है कि 7 भोज समूह, क्योंकि भोजन जो है 7 भोज समूह होते हैं। पहला भोज समूह क्या? प्रथम समूह में हरी पीली सब्जियां जो होती हैं, प्रथम भोज समूह है। द्वितीय भोज समूह में कौन आता है? जो विटामिन सी होती है, वो विटामिन सी युक्त जो फल होते हैं और जो सब्जियां जो विटामिन सी से लसोलैस होती हैं, वो द्वितीय समूह के अंदर आती हैं। तृतीय समूह के अंतर्गत अगर बात की जाए तो अन्य सब्जियां जितनी आती हैं वो सब तृतीय समूह की एक प्रकार से भोजन समूह है। चतुर्थ भोजन समूह में दूध और दूध से बने पदार्थ सब आ जाते हैं। पंचम समूह में मांस, अंडा, दाल, मेवा ये सब आते हैं। ठीक। छठवें समूह में अनाज और अनाज से बने पदार्थ आते हैं, और 7वें समूह में मक्खन, घी, तेल ये सब आता है। ये 7 समूह है, 7वां समूह होता है भोजन का। ये चीज़ें आपसे एग्जाम से बन सकती, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, अगले और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ ले कि जल शुद्ध करने के उपाय बताएं। तो जल शुद्ध करने के कई उपाय हो सकते, 2 उपाय हो सकते हैं। एक तो प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक पहला उपाय, एक तो प्राकृतिक शुद्धिकरण के द्वारा हो। दूसरा क्या? तलछट का बैठना, मतलब कि पानी आप रख दो और नीचे की जो मट्टी मतलब कि जो गंदगी होगी पानी के नीचे बैठ जाएगी, ऊपर पानी, तालाबों का पानी, नदियों का पानी आप देखते हैं, नीचे मटेरियल जो है मलबा बैठ जाता है, ऊपर पानी बढ़िया तैरता रहता है। तो तलछट का बैठना। तीसरा क्या होता है? प्रकाश की क्रिया से वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? वो शुद्ध हो जाता है। कृत्रिम तरीके से आसवन तथा संघनन, मतलब आप चाहे संघनन के द्वारा, मतलब बर्फ से चाहे पानी बनने की प्रक्रिया हो, चाहे एक प्रकार से आसवन विधि के द्वारा हो, चाहे आप जल को उबाल करके उसको शुद्ध करें, चाहे अस्कंदन प्रक्रिया करें, चाहे तलछटीकरण भी कर सकते हैं आप, या फिर जो है लवणांश तथा जल की कठोरता को दूर कर दें, तो इससे भी हो सकता है।
ठीक, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं, तो इसको भी जान लीजिए। कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को कार्य करने के लिए शक्ति भी प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की भी बचत करता है, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन पर पड़ने वाले जो ऊर्जा उत्पत्ति होती है, मतलब उसका बोझ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की प्रयोग हम करते हैं। वसा के ऑक्सीकरण को सामान्य बनाए भी रखने में सहायता करता है कार्बोहाइड्रेट। भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है कार्बोहाइड्रेट। काहे बनाता है स्वाद, जो आपको भोजन मीठा लगता है, भोजन आप देखते नहीं कि जो फल वगैरह में जो हल्का मीठा होना होता है ना, ये सब जो है सेब वगैरह में जो मीठा पाया जाता है ना, वो सब क्या है, वो सब कार्बोहाइड्रेट ही है, मतलब फ्रक्टोज पाया जाता है उसमें। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये आपने सुना होगा नाम, तो यही सब चीज़ें हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला क्या है प्रश्न भाई, हारलॉक के अनुसार जीवन काल की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं बताएं। हारलॉक एक विद्वान है, उन्होंने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को बताया है। मानव जो है विकास में बातें बताई जाती, मानव के विकास को लेकर के इन्होंने बताया है। हारलॉक ने 2 अवस्थाएं मानी है। पहली अवस्था जन्म से पूर्व की अवस्था, और एक होती जन्म के बाद की अवस्था। जन्म से पूर्व भी जो है एक प्रकार से मुख्य रूप से 5 अवस्था होती है। बच्चा पैदा होने से पहले की 5 अवस्थाएं होती। पहला होता है डिंब काल, दूसरा होता है भ्रूण काल, तीसरा होता है शिशु काल, चौथा होता है नवजात काल, और 5वां होता है शैशव काल। और जन्म के बाद की अगर बात की जाए तो पहली अवस्था जो होती है वह होती कौन सी, यौनोत्सुक अवस्था। दूसरी कौन सी होती है, किशोरावस्था। और चौथी कौन, मतलब तीसरी कौन सी होती है, प्रौढ़ावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती जन्म के बाद की, और जन्म से पहले की जो है 5 अवस्थाएं हमने आपको बता दी। तो ये हारलॉक महोदय ने बताया है, जो हमने आपके सामने बताई। ठीक, तो और भी बातें हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, फीट्स। फीट्स किसे कहते हैं, फीट्स क्या होता है, तो गर्भाधान के दूसरे जो है, जब आप जो है गर्भधारण हो जाता है, उसके दूसरे माह के बाद जन्म तक की जो अवस्था होती है, उसको क्या कहा जाता है, फीट्स कहा जाता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का रूप ग्रहण कर लेता है, तो उसी को फीट्स कहा जाता है। अब किसी दिन आपको विस्तार से सारे मुद्दों पर हम चर्चा कर देंगे, एक एक बातों को आपको समझाने का प्रयास करा जाएगा। ठीक, क्लास थोड़ी लंबी हो गई, हालांकि आपको बहुत सारी बातें हमने एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको बता दी। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बातें। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा जाता है, तो बाल्यावस्था को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहली अवस्था पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 साल से लेकर के 6 साल तक की जो बच्चे होते हैं उनको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, और जो 6 साल से लेकर के 12 साल के बच्चे हैं उनको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक, क्या बात भी ध्यान रखेंगे। अब ये अवस्थाएं जो हैं पूरी की पूरी मैं बताऊंगा क्या कितनी अवस्थाएं मान्य हैं और कितने प्रकार का विकास होता है। एक विकास होता है क्रियात्मक विकास के प्रकार, कभी कभी एग्जाम से पूछ लेता है ये क्रियात्मक विकास के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रियात्मक विकास के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला संवेगात्मक विकास, दूसरा शारीरिक क्रियात्मक विकास। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। आगे बहुत सारी बातें हैं इनको लेकर के। संवेगात्मक जो है विकास होता है, और भी तमाम सारी चीज़ें होती हैं। अभिवृद्धि क्या होती है, और जाइगोटिक अवस्था कब होती है, बीजावस्था क्या है, और नियोनेट क्या है, पार्टोनेट क्या है, तमाम सारी अवस्थाएं हैं। अब इसको मैं विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा एक वीडियो के अंतर्गत सेपरेटली। ठीक है, आपसे पूछा था शारीरिक विकास क्या है, तो शारीरिक विकास से तात्पर्य सामान्य शारीरिक रचना से होता है। शरीर की ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयवों का अनुपात जो होता है उनमें वृद्धि हो, आंतरिक अंग की वृद्धि हो, हड्डियों, मांसपेशी, इन सभी का विकास हो, ये होता शारीरिक विकास, मतलब आपके शरीर का विकास हो। मानसिक विकास वह विकास होता है जो कि आपके मन का विकास हो, आपके मन के द्वारा जो है तमाम प्रकार की चीज़ें विकास हो। संवेगात्मक विकास मतलब क्या होता है, आप फीलिंग्स को समझने लगे कि कौन मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, कौन द्वेष कर रहा है, कौन जो है प्रकार से जो है छल कपट की भावना मेरे प्रति रख रहा है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो अब ये इतने प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपको बताए, तो अब ज़्यादा इसमें नहीं फंसते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम कुछ मात्रा में अब लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने केवल जो है लघुत्तरीय में प्रवेश करते हैं। लघुत्तरीय में है केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं। खंड बा से अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका समाप्त हो गया, खंड आ से ही लघुत्तरीय प्रश्न, खंड बा में आप प्रवेश कर चुके, लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न को आपको यहाँ पर 200 शब्दों में लिखना होगा, और ध्यान रखेंगे इनमें 8
प्रश्न दिए, मतलब 8 प्रश्न, हाँ 8 प्रश्न दिए होंगे और नई शिक्षा नीति के तहत ये बताएगा कि 8 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से आपको 5 प्रश्न छांटने होंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, मतलब 8 प्रश्न है, उनमें से केवल और केवल 5 करने हैं आपको, 3 छोड़ देना है, ठीक, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया है, गृह विज्ञान क्या है, वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता बताइए। भाई गृह विज्ञान के बारे में पूछ रहा है कि गृह विज्ञान क्या है, इसको बताओ कि गृह विज्ञान है क्या आखिर में। आप पढ़ तो रहे हो गृह विज्ञान, लेकिन गृह विज्ञान वास्तविक रूप से है क्या, गृह विज्ञान किसे कहते हैं। ये आपसे एग्जाम से पूछ सकता है कि भाई गृह विज्ञान है क्या, गृह विज्ञान किसे कहते हैं, गृह विज्ञान कितने प्रकार का होता है, गृह विज्ञान की परिभाषा बताओ। वैसे गृह विज्ञान की परिभाषा में एक सेपरेटली वीडियो में आपको बताऊंगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, एक राजमल देवदास हैं, डॉक्टर पीएचडी धारक हैं, तो डॉक्टर राजमल देवदास कहते हैं कि उन्होंने गृह विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा कि गृह विज्ञान समुदाय एवं राष्ट्र के प्रत्येक पक्ष से संबंधित होता है। गृह विज्ञान मानवीय वातावरण, पारिवारिक पोषण, संसाधनों का व्यवस्थापन, बाल विकास एवं उपभोक्ताओं की कुशलता में सुधार से संबंध ज्ञान को संश्लिष्ट एवं समेकित करने का कार्य करता है। कौन, गृह विज्ञान। ये बात परिभाषा दी गृह विज्ञान की किसने, डॉक्टर राजमल देवदास ने। गृह विज्ञान मतलब ये होता है कि जो मतलब मानवीय वातावरण, पारिवारिक पोषण और ये सब पारिवारिक संसाधन है, व्यवस्थापन है, बाल का विकास हुआ, उपभोक्ता की कुशलता वगैरह, इन सभी में तमाम सारे जो ज्ञान होते हैं इनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करवाता है गृह विज्ञान। कहने का तात्पर्य यही है। इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता है, अब विस्तार से इसको हम समझेंगे। आगे है, यहाँ पर बताऊँगा तो सब आपके ऊपर चला जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें जो थी हमने आपको बता दी। अगला प्रश्न है अंतर बताइए। अंतर बताने को लेकर के आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, इसको ध्यान रखेंगे। अंतर आप समझ लीजिए, अंतर आप समझ जाएंगे, शायद अंतर आपके समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इनमें अंतर क्या है, ठीक है। अंतर किसके किसके बनते पूछा गया आपसे भाई, अंतर आपसे पूछा गया है धमनी एवं शिरा के बीच में। किसमें, धमनी एवं शिरा के बीच में क्या अंतर है, निःश्वसन और निःश्वसन में क्या अंतर है, अस्थायी दांत और अस्थायी दांत में क्या अंतर है। इसको थोड़ा सा आप समझ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसको समझाने का कार्य जो है एक प्रकार से मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। आप लोग इसको समझे। सबसे पहले धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। धमनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्टरीज, मतलब आर्टेरियस कहते हैं, और शिरा को क्या कहते हैं भाई, तो वेनिस कहते हैं, ठीक। तो डिफरेंस बिटवीन आर्टेरिस एंड वेनस, ओके, ध्यान रखेंगे। अब धमनी में चमकीले लाल रंग का शुद्ध रक्त होता है, जिससे धमनी क्या होती हैं, लाल तरीके से, मतलब लाल कलर की दिखाई पड़ती हैं। शिरा समझो क्या हो, अब शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, चमकीले लाल रंग का शुद्ध रक्त होता है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, इसीलिए यह नीले रंग का दिखाई पड़ता है। तो जो शिराओं का जो खून होता है वो नीले रंग का होता है, धमनियों का खून लाल रंग का होता है, ठीक। पहला अंतर। दूसरा अंतर यह है कि धमनियाँ अधिकांश रूप से मांसपेशियों की गहराई में होती हैं। धमनियाँ कहाँ पर होती हैं, मांसपेशियों की गहराई में होती हैं अधिकांश धमनियाँ, जबकि जो शिराएँ होती हैं त्वचा के समीप होती हैं, उन्हें त्वचा के ऊपर हम लोग देख भी सकते हैं, ठीक। तीसरा अंतर समझो सॉरी तीसरा अंतर, धमनी के रक्त का प्रवाह हृदय से अंगों की ओर होता है। धमनी के रक्त का प्रवाह हृदय से अंगों की ओर होता है, जबकि शिराओं के रक्त का प्रवाह अंगों से हृदय की ओर होता है, ठीक। हृदय ही शिराओं को भेजने, मतलब खून को भेजने का कार्य करता है। तो धमनी का जो रक्त होता है वह हृदय से मतलब अंगों की ओर जाता है, और अंगों से खून लौटता है तो शिराओं से लौटता है, ठीक। चौथा अंतर यह है कि धमनी की दीवारें अत्यंत लचीली होती हैं, अतः चिपकती नहीं हैं, जबकि शिराओं की दीवारें कुछ कड़ी होने के साथ रक्त प्रवाह की शिथिलता के कारण चिपक जाती हैं, ठीक है। आगे और भी बातें हैं, और भी अंतर है, अब अंतर विस्तार समझेंगे। धमनी में दबाव बिंदु या नाड़ीय स्पंदन जो स्थान होता है वो होते हैं, जबकि शिराओं में ऐसी व्यवस्था ही नहीं होती है। धमनी में रक्त का दबाव अधिक होता है, शिराओं में रक्त का दबाव क्या होता है, कम होता है, ठीक। ये तमाम सारी बातें हैं। धमनी में रक्त हृदय की गति से प्रभावित होने के कारण झोंकों से आता है, अतः रक्त की गति लहर की भांति होती है। धमनियों में रक्त की गति कैसी होती है, लहर की भांति होती है, जबकि शिराओं में रक्त का प्रवाह समान गति से धीरे धीरे होता है। मुझे लगता है इतना अंतर आपका काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला अंतर आपका है निःश्वसन और निःश्वसन में क्या अंतर है। आपका अगला अंतर क्या है भाई, निःश्वसन और निःश्वसन में क्या अंतर है। इसको भी आप लोग समझो कि आखिरकार निःश्वसन और निःश्वसन क्या होता है। हालांकि अब श्वसन में चलेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं आपको बताने का कार्य करता हूँ कि निःश्वसन और श्वसन में क्या अंतर होता है। ठीक, यह बात ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले निःश्वसन समझो क्या होता है। निःश्वसन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, इंस्पिरेशन कहते हैं। निःश्वसन को अंग्रेजी में जो है इंस्पिरेशन कहते हैं, और निःश्वसन को एक्सपीरेशन कहते हैं। क्या, एक्सपीरेशन कहते हैं, और उसको इंस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, तो जो निःश्वसन होता है यानी इंस्पिरेशन जो होता है, ये फुफ्फुस या फेफड़ों में वायु का आना जाना, फुफ्फुस के भीतर वायु के दबाव पर निर्भर करता है। जब वातावरणीय वायु दाब फुफ्फुसीय वायु दाब से अधिक होता है तब वायु फुफ्फुस में प्रवेश करती है। इस क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। जबकि निःश्वसन अर्थात एक्सपीरेशन जो होता है, जब वायु दाब फुफ्फुस से अधिक हो जाता है और वातावरण में कम हो जाता है, तब वायु फुफ्फुस से बाहर वातावरण में जाता है, और वातावरण से जब वायु फुफ्फुस में जाता है तो वो प्रक्रिया निःश्वसन, और जब फुफ्फुस से बाहर वातावरण में आता है तो इसी को निःश्वसन कहते हैं। मतलब कहने का यही, फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा होता है। समझो, कहने का मतलब ये है, फुफ्फुस माने होता है फेफड़ा। अब मैंने इसलिए इसको फुफ्फुस बोले ताकि कभी कभी आप सोचे कि फेफड़ा बोलते, सर जी किताब में तो फुफ्फुस लिखा था, आपने वो नहीं बताया, तो इसलिए हमने इसको भी बता दिया आपको, ताकि कोई आपको डाउट्स ना बचे। मतलब कि कहने का ये है कि अगर आप मुझसे पढ़ें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न बाद में ना बचे। ठीक, निःश्वसन जो आपको हमने पहले समझा दिया था कि जो आप एक सांस, तो एक आप सांस लेते हो, तो जो आप सांस वातावरण की जो सांस मतलब हवाएं होती हैं, जब आप उनको नाक के माध्यम से फेफड़ों में जाती हैं तो जाने की जो प्रक्रिया होती है, फुफ्फुस में जब प्रवेश करती है वायु बाहर की वातावरण की, तो उसको निःश्वसन कहते हैं, अर्थात इंस्पिरेशन कहते हैं। और जब निःश्वसन होता है मतलब एक्सपीरेशन जो होता है, जब फुफ्फुस में वायु अधिक हो गई, उसके बाद में जब फुफ्फुस से बाहर वायु निकल रही है, वातावरण में आ रही है, मतलब फेफड़ों से वायु बाहर आ रही नाक के माध्यम से, तो वो प्रक्रिया निःश्वसन होती है, और ये सम्मिलित प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। इतनी बात क्लियर हुई। अगला अंतर क्या है, अस्थाई दांत और अस्थाई दांत, इनके अंतर समझो। अस्थाई दांत और अस्थाई दांत क्या होते हैं भाई। अस्थाई दांत को टेम्परेरी टीथ कहते हैं अंग्रेजी में। अस्थाई दांत को टेम्परेरी टीथ कहते हैं, और वास्तव में मनुष्य के शरीर में अस्थाई दांत बनने की क्रिया जो होती है, जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तभी से प्रारंभ हो जाती है। जन्म के बाद 6 से 9 महीने के अंदर बच्चे के दांत जो होते हैं वह निकलना मुख्य रूप से हमको दिखाई पड़ते हैं, हम लोग देखते हैं उसको। और अस्थाई दांत 6 वर्ष की उम्र से टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। अस्थाई मतलब होता है वो अस्थाई नहीं है, मतलब जिसको दूध का दांत आप कहते हो वही होते हैं अस्थाई दांत। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो वह लगभग 6 वर्ष की उम्र तक टूटने प्रारंभ हो जाते हैं, और 12 साल तक वह दांत टूटता रहता है। दूध का दांत कब तक टूटता है, 12 साल तक आपका टूटता रहता है। और नए दांत जो है जब निकलते हैं तो वही होते हैं अस्थाई दांत। जिसको आप पत्थर का दांत कहते हो वो अस्थाई दांत होते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। करीब 25 वर्ष की उम्र तक सब अस्थाई दांत निकल जाते हैं। ये दांत जबड़ों में जमे रहते हैं। ऊपर का जबड़ा अचल होता है जबकि नीचे का जबड़ा चल होता है। तो ऊपर का जो जबड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, अचल कहते हैं, और नीचे के जबड़े को क्या कहते हैं, चल कहते हैं। यह बात भी ध्यान रखेंगे। और दूसरा दांत कौन सा होता है, अस्थाई दांत। अस्थाई दांत को परमानेंट टीथ कहते हैं अंग्रेजी में। परमानेंट टीथ जो होते हैं 6 से 7 वर्ष से यहीं से दांत ये निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और 6-7 साल के बाद में जो दूध का दांत होता है टूटना शुरू हो जाता है, और इधर से पत्थर का दांत जमना शुरू हो जाता है। पत्थर का दांत अस्थाई दांत और दूध का दांत अस्थाई दांत, ऐसे समझो देहाती वाला। ठीक, 12 वर्ष की उम्र तक 24 अस्थाई दांत आ जाते हैं। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि 24 अस्थाई दांत कब की उम्र तक आ जाते हैं, तो 12 वर्ष की उम्र तक आ जाते हैं। 12 दांत ऊपर के जबड़े में आते हैं और 12 नीचे के जबड़े में। तो 12 साल में 12 दांत ऊपर और 12 दांत नीचे जमते हैं। पीछे की 4 दाढ़ें 25 वर्ष की जो उम्र होती हैं तब आती हैं, जो चबर्णक जो वहाँ पर होते हैं वो दांतें। ठीक, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 32 दांत 16 ऊपर के जबड़ों में और 16 नीचे के जबड़ों में होते हैं।
ठीक। अगर बात की जाए अस्थाई दांत की, तो अस्थाई दांत के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है कौन सा, इंसिसोर, क्या होता है, इंसिसर। और दूसरा क्या होता है, कैनिन। और तीसरा कौन सा होता है, जो है एक प्रकार से प्रीमोलर्स। और पांचवा चौथा कौन सा होता है, मोलर। तो 4 दांत। पहला हिंदी में छेदक या काटने वाले जो दांत होते हैं उन्हीं को छेदक दांत कहते हैं। दूसरा दांत भेदक या फिर फाड़ने वाले दांत होते हैं, भेदक, ठीक, जिनको क्या कहते हैं, कैनिन। और तीसरे दांत वो होते हैं अग्रचवर्णक दांत, वो कुचलने वाले दांत जो होते हैं, मतलब आगे से जब आप कोई चीज़ काटते बांटते हैं। और चवर्णक होते हैं, एक पीसने वाला दांत। अभी चारों दांतों के बारे में। छेदक दांत के बारे में आप सुनिए। छेदक दांत वे दांत होते हैं, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है। तो छेदक दांत कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये गिनती में कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं। 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे के जबड़े में होते हैं। ये सामने की ओर बीच में होते हैं। ये चपटे और तेज धार वाले होते हैं। भोजन के टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। छेदक दांत समझ में आ गई बात। तो ये छेदक दांत होते हैं। तो कितने होते हैं, 8 इनकी संख्या होती है। ये जो एक प्रकार से जो अग्रचवर्णक होते हैं उनके बगल में होते हैं दांत, ठीक। अब किसी दिन मैं जब दांत पढ़ाऊंगा तो आपको विस्तार से बता दूंगा। और जो भेदक दांत यानी फाड़ने वाले दांत होते हैं, ये कितनी संख्या में होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। ये छेदक के रूप में एक टुकड़े टुकड़े भोज्य पदार्थों को फाड़ने का काम करते हैं। और 2 दांत होते हैं खूब नुकीले नुकीले चुकीले चुकीले, यही होते हैं, ठीक। और अग्रचवर्णक दांत जो होते हैं उनको कुचलने वाले दांत कहते हैं। ये भी गिनती में कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। 4 ऊपर जबड़े में, 4 नीचे जबड़े में होते हैं। ये इनके दांतों का काम क्या होता है, फाड़ने वगैरह का काम, जो दांत होते हैं तोड़ने फोड़ने कुचलते हैं दांतों को, इस प्रकार से कार्य करते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बताते हैं जो है जो चीज़ें होती हैं। और चौथा जो दांत होता है, चौथे प्रकार का, वो कौन सा दांत होता है, चवर्णक दांत होता है। चवर्णक को पीसने वाला दांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे होते हैं। ऊपर नीचे दोनों ओर अग्र चवर्णक के बाद 3 ये होते हैं। भोजन के को चबाते हैं। ये दांत ऊपर से जो है चौड़े भी होते हैं, यह बात भी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें हमने आपको बताई। और 21 की उम्र के बाद तक जो है लगभग सारी जो है दांतें जो है जम जाते हैं। और भी हमने बता दिए थे आपको, ठीक है, कि कब तक जमते हैं उसको हमने पहले आपको बताया। 25 या 21 साल से जमना प्रारंभ हुआ था, किसी किसी के 25 साल तक जमते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या, तो ये अंतर था, इसको हमने बता दिया। अब अब जो प्रश्न आएंगे आपको, ये जो है थोड़े लंबे प्रश्न होंगे, तो इनको आप लोग वैसे जो है मैं किसी दिन बता दूंगा, इनको आप पढ़ेंगे वैसे। जल द्वारा भोजन बनाने की 3 विधियां बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियां बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। भोजन पकाने की जो कई विधियां होती हैं, इनको विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे कि भोजन पकाने की जो विधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भोजन पकाने की जो विधियां होती हैं वो इम्पोर्टेंट है, यह बात ध्यान रखेंगे, ओके। तो इनको पढ़ना परम आवश्यक है, भोजन पकाने की विधियों को, क्योंकि ये एग्जाम्स में लगातार भोजन पकाने की विधियां आती हैं। अब भोजन पकाने की, एक तो भोजन कैसे पकाया जाता है, सूखा गर्म कर लो कोई, ये भी भोजन पकाना हुआ। एक आग पर आप भून लो, एक सेंक लो, एक मिट्टी का तंदूर, जो रोटी बनती नहीं मिट्टी के तंदूर में, एक भूनना हो गया। तो आग से अगर आप भोजन करें, मतलब कि सूखा भोजन जो गर्म करते हैं आप, तो एक आग के माध्यम से भोजन बनाएं, तो ये क्या हो गया, सेंकना हो गया, मिट्टी का तंदूर बनाना, भूनना, और जो है ये सब होगा क्या, ये एक प्रकार से आग के माध्यम से भोजन बनाना। एक होता है गीला गर्म किया जाए वो भोजन बनाना, दूसरा तरीका। तो इसको कैसे उबालते हैं, गीला गर्म करने मतलब उबालना भी एक प्रकार से भोजन बनाने का तरीका। बफाना मतलब बाप से, इसे आप देखते नहीं, बाप से रिसाना, ये जो है स्टेविंग कहते हैं उसको अंग्रेजी में। उबालना को क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। गीला गर्म करना को क्या कहते हैं, मोस्ट हीट कहते हैं, ध्यान रखेंगे सब। तो एक भुनकर सिझाना होता है, कि भुन करके सिझाना यानी ब्रेसिंग, भोजन का ब्रेसिंग करना, ठीक। भाप से पकाना, इसको क्या कहा जाता है, स्टीमिंग कहा जाता है अंग्रेजी में, भाप से पकाने को, ठीक। एक दाब से पकाया जाता है, जैसे प्रेशर कुकर आप देखते होंगे, तो प्रेशर स्टीमिंग उसको कहते हैं, जो है कुकर से भाप से पका दिया जाता है खाना को। और एक तो भोजन तल करके बनाया जाता है, तो तलने वाला भोजन अलग होता है। कम चिकनाई में कोई चीज़ सीखी जाती है, जैसे कि पराठा वगैरह होता है, तावे पे सेक लिया उलट पलट करके, तो ये चीज़ें हो गई। और एक छिछला करके तलना होता है,
ठीक है, कि तवे पर काफ़ी चिकनाई रख दी, उसके बाद में छिछला करके पराठा वगैरह खूब पतला बना दिया। और एक होता है कि उसमें जो है घी वगैरह लगा दिया कुछ मोटे चीज़ों में भी, तो उसको कम चिकनाई वाला सेकना कहते हैं। एक छिछला करना मतलब ज़्यादा पतला करके उसको हर तरफ से सेक देना। एक गहरा तलना होता है, जैसे कढ़ाई वगैरह में तेल डाल लिया खूब, और उसमें जो है जैसे कि पनीर पकौड़ा तलना हुआ, या पूरी बनानी हुई, जो है भाजी बनानी हुई, कई प्रकार की चीज़ें, आलू के फिंगर बनाना हुआ, तो ये सब क्या होते हैं, गहरा तलना होते हैं। तो कई कई प्रकार की भोजन बनने की जो है चीज़ें हमने आपको बता दी। ठीक है, जल के द्वारा भोजन कैसे बनते हैं भाई? एक तो जल के द्वारा बॉइलिंग के द्वारा उबाल करके बना लो। दूसरा जल के द्वारा आप जो है एक प्रकार से जो है जल के द्वारा कैसे बना सकते हो भाई आप? जल के द्वारा जैसे आप कोई चीज़ भाप वगैरह से बना लेते हो, या इसी प्रकार से उसमें उबाल लेते हो, बॉइलिंग वाली प्रक्रिया ये जल के द्वारा ही बनती है। तो कई चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी विस्तार से। आगे समझते हैं। जो कठिन था हमने आपको पहले ही बता दिया। अगला क्या है, संतुलित आहार की विशेषताएं बताइए। बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संतुलित आहार के बारे में पढ़ लीजिएगा, एग्जाम से में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका क्या है, मानव विकास क्या है, मानव विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसलिए मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए सेपरेट बनाने वाला हूँ, जिसमें महासंग्राम लिखा हुआ होगा। उस वीडियो पर महासंग्राम सीरीज बोलूँगी उसमें। उस महासंग्राम सीरीज में मैं जो है एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस आपका लगभग समाप्त करने का प्रयास करूंगा। तो वह वीडियो उसमें समस्त अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बताने के माध्यम से दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों पर भी फोकस रहेगा, उसके उत्तर भी बताने का प्रयास। ठीक तो अगला प्रश्न क्या है, मानव विकास क्या है, मानव विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत समझाइए क्या है। मानव विकास को लेकर के इन्होंने बताया था, इनका सिद्धांत है पियाजे महोदय का। ये एक प्रकार से मनोविज्ञान शास्त्री हैं। कौन? पियाजे। तो इनके बारे में हम समझेंगे। अगला प्रश्न कौन सा, यौन निर्धारण की प्रक्रिया बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से बनता है, तो उसको भी हम बताएंगे किसी दिन। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के सामाजिक विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है, विवेचना करें। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मैं बता दूंगा कि बच्चों के सामाजिक विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है। एक मेरी वीडियो ऑलरेडी शुक्ला एटी पॉइंट चैनल पे बीए सेकंड ईयर को लेकर के हमने पढ़ाया था, चाइल्ड डेवलपमेंट की। एक विश्वास मानिए आप लोगों से मैं बता दूं कि उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वह वीडियो आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में काम आएगी, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट ही, तो आप उसको देख लीजिएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट नाम से जो वीडियो मेरी पड़ी हुई 2-3 वीडियो, उसको देख लीजिएगा। ठीक, उसमें हमने विस्तार से समझाया है। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या आ गया भाई? अगला प्रश्न जो आपका आया है वो आ गया है, अगला प्रश्न आपका किसके नाम से भाई? तो वो है आपका दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे दीर्घ उत्तरीय में पेपर में। आपको उनमें से केवल और केवल आपको 2 प्रश्न छांट करके करने होंगे, जो आपको पता हो, जिनके बारे में आप श्योर हो कि 500 शब्द उनके बारे में हम लिख ले जाएंगे। आपको जरूरी नहीं कि सारे के सारे प्रश्न आपको पता होने चाहिए, उत्तर पता ही है तभी आप अच्छे तरीके से उत्तर लिख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसमें करना क्या है, बड़ी चतुराई के साथ अपने जो उत्तर हैं, जो अपने अंदर ज्ञान है, उनका भी प्रवाह उसमें देना है। मतलब सारी आपको किताबी तत्तू रोटा नहीं होना, जो बातें तत्तू रोटा नहीं होना, आपको जो पता है बातें वह भी आप उसमें देने का प्रयास करें, ताकि कुछ बातें एग्जामिनर्स जो होते कभी कभी पढ़ने अगर बैठ जाए तो भी उनको ना पता चले कि किताब से लिखा गया है। हालांकि कुछ उसमें अच्छी शब्दावलियों का प्रयोग कर, चूंकि आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल में पेपर दे रहे हो, आप कोई इधर उधर का पेपर नहीं दे रहे हो। बीए हल्के में मत लेना कभी, यह बात ध्यान रखेंगे। बीए को हल्के में मान लो कि हाँ बीए एक प्रकार से ब्याहू पढ़ाई है, कि हाँ शादी होना तो बीए कर लिया, ऐसी पढ़ाई नहीं। गाँव वगैरह में समाज में एक प्रकार से बीए को लोग हीन भावना से देखते हैं कि हाँ बीए कर रहे हैं। बीए के मतलब क्या होता है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। ये बड़ी उच्च कोटि की डिग्री होती है। अगर बीए सही तरीके से कर ले कोई व्यक्ति, तो समाज में कहीं पर भी कोई चीज़ कोई बात कर रहा हो तो उसके सामने कई प्रकार के तोड़, कई प्रकार के कटाक्ष वो कर सकता है, और कई प्रकार की अच्छी बातें समाज को दे सकता है। तो इसलिए बीए करना परम आवश्यक होता है। बीए के जो सामाजिक सब्जेक्ट होते हैं और दैनिक जीवन में उपयोगी सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए बीए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में करना है, और 500 से ढेर मतलब ज़्यादा शब्द हो जाए। बात भी ध्यान रखें, ढेर कहाँ कहा जाता है? ढेर माने ज़्यादा, अवधि भाषा में ढेर कहा जाता है। हिंदी साहित्य जब आप पढ़ते तो अवधि काव्य में हम लोग जो है अवधि शब्दों के बारे में भी बताते हैं, तो उसमें ढेर शब्द जो होता है देशज शब्द आता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब पहला प्रश्न है, हालांकि इसका पहला प्रश्न है आपका, समझे इसको।
पहला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताइए। बढ़िया प्रश्न है, खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट से यह प्रश्न बनेगा तो बनेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। मैं बताने का भी प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न है विटामिन क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए तथा जल एवं वृक्ष, मतलब क्या लिखा है, जल एवं वसा में विटामिन क्या है इसका वर्गीकरण कीजिए। मतलब विटामिन क्या है सबसे पहले ये बताओ, उसके अंदर विटामिन का वर्गीकरण करो। एक तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, एक वसा में। और जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में बताओ। घुलनशील विटामिनों के स्रोत, मतलब विटामिन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उसको बताओ। उसकी उपयोगिता बताओ कि शरीर के लिए क्या उपयोगी है, मनुष्य के लिए कितना उपयोगी है विटामिन से, और किस कमी से विटामिन अगर कमी हो जाती है आपके शरीर में तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे कि विटामिन ए जो होता है उसकी कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग जिसको सूखा रोग कहते हैं वो होता है। इसी प्रकार से B12 जो विटामिन होती है उसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, इसको विस्तार से हम समझेंगे। अगला है भोजन पकाने की विभिन्न विधियां बताइए। हमने आपको बता ही दिया भोजन पकाने की कई विधियां होती हैं। एक सूखा गर्म करते हैं ड्राई हार्ट, एक मोस्ट हार्ट करते हैं हम, एक प्रकार से मोस्ट मतलब समझते हैं गीला को गर्म करना, एक होता है क्या तलन करके भोजन बनाता है, एक इनफ्रारेड और जो है माइक्रोवेव कुकिंग होती है। माइक्रोवेव कुकिंग जो होती है एक प्रकार से, इसको आप लोग शायद ना जानते हो, खाना पकाने की यह नई विधि है और आमतौर पर कि इसका इस्तेमाल जो है अभी नहीं किया जाता है। यह उपकरण घरेलू उपयोग के लिए अभी अधिक महंगा पड़ रहा है, यह बात भी ध्यान रखेंगे। खाना पकाने के लिए भोजन एक विद्युत तंदूर में रखा जाता है जहाँ जो है एक प्रकार से मैग्नेट्रॉन ट्यूब से निकाल करके भोजन को बेधती चली जाती है। माइक्रोवेव भोजन के अणुओं में हलचल पैदा कर देती है जिससे गर्मी पैदा होती है और इसी से गर्मी पैदा होती है। इसके पारंपरिक तरीकों के मुकाबले इसमें पकाने का समय जो होता है 10 गुना कम होता है। मतलब जो पारंपरिक यानी तल भुन करके जब आप बनाएंगे उससे पहले आप इनफ्रारेड जो कहते हैं भोजन पकाने की विधि, जिसको माइक्रोवेव कुकिंग आप कहते हैं, वैसे पिज़्ज़ा वगैरह बनता है और ये तमाम सारी जो चीज़ें बनती है माइक्रोवेव कुकिंग से ही बनती हैं, ये चीज़ें होती हैं। ठीक, तो यह भाई एक प्रकार से भोजन पकाने की विधियों में आती हैं। अब इसमें हम बताएंगे विस्तार से सारी चीज़ें क्या होती हैं। अरे बड़ी चीज़ें होती हैं, भोजन पकाने में भी कई चीज़ें होती हैं, ठीक, कई तरीके से। अगला आपका संवेगात्मक विकास का क्या अर्थ होता है। संवेगात्मक विकास के बारे में यहाँ पर पूछे। संवेगात्मक मतलब होता है एक प्रकार से संवेग जो होते हैं अंदर, जो मनोवेग होते हैं, जो भाव होते हैं, उनका विकास हो। संवेगात्मक विकास का क्या अर्थ है, बाल्यावस्था में पाए जाने वाले संवेगों का वर्णन कीजिए। अर्थात कह रहा है कि बाल्यावस्था में जो विकास होता है संवेग जो है संवेगों का, वह कैसे कैसे होता है इसको आपको समझाना है। विकास से संबंधित बातें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट वाली वीडियो में ऑलरेडी बता दी, उसको देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है। BA सेकंड ईयर पेपर 2, BA सेकंड ईयर पेपर 2 होम साइंस सर्च करिएगा, आप लिखेंगे होम साइंस BA सेकंड ईयर पेपर 2 शुक्ला स्टडी पॉइंट, वो वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट का आ जाएगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विकास की परिभाषा दीजिए। विकास के विभिन्न सिद्धांतों तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विकास को लेकर के आप प्रश्न पूछा सकता है। विकास अर्थात मनुष्य का विकास, ठीक, मानव विकास। विकास की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले यह बताइए कि विकास होता क्या है, उसके बाद में विकास के विभिन्न सिद्धांत होते हैं उनको बताएं, उसके विद्वानों के द्वारा सिद्धांत भी दिए गए हैं, उसके बाद में उसको प्रभावित करने वाले कारक कुछ होते हैं उनके बारे में बताएं, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो इतनी बातें हमने आपको बताई, सारी बातें आपके समझ में आई क्या, सारी बातें आपके समझ में आई। एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे, आपके सारी बातें दिमाग में आ जाएंगी। तो फिर मिले हम नेक्स्ट वीडियो में, सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सभी प्रश्नों का इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि इसका PDF वगैरह मैं देने का ऑलरेडी प्रयास आपको करूँगा, ठीक। तो इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें और अपना साथ देते रहें और शुक्ला स्टडी पॉइंट को बढ़ाते रहें। शुक्ला स्टडी पॉइंट को अधिक से अधिक फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर दें आप सभी लोग। धन्यवाद।